अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे पास्ट पेपर कैनेडी के। ठीक है, वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 2010 आधा कर लिया था। ठीक है, वो इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास है FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2SO4 बनता है FeSO3 HCl और H2O। विच वन इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं। एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और मतलब भी निकाल सकते हैं आप इसका, जो कि आपके पास हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं डिक्रीज ऑफ चार्ज, ये भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास FeSO4 दिया हुआ है, Cl2 दिया है, H2SO4 दिया हुआ है। तो कहा गया है कि इनमें से ऑक्सीडाइज क्या हुआ है। हमारे ऑप्शन देख लें, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ठीक है, आयरन पहले हमारे पास FeSO4 था, फिर ये बन गया हमारे पास, मैं जूम करता हूँ इसको, ये बन गया है मेरे पास FeSO4 थ्राइस। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, इसको पहले बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर अब बैलेंस कर लेंगे इसको। और ये थ्राइस है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 टाइम्स होगा HCl प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है तो इसको हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, मैं इसको भी 2 कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है। ठीक है, थोड़े बहुत आगे पीछे है, लेकिन जो मेन यहाँ पे एलिमेंट्स है वो आ गए हमारे पास। आयरन आ गया हमारे पास, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, सबसे पहले आयरन को देख लेते हैं। आयरन का जो चार्ज है ना यहाँ पर, यहाँ पे चार्ज आयरन का वो है हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है, देखें ये पूरा जो है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं बना, यानी कि ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है ना, तो उसका मतलब हो गया कि इसमें चार्ज बैलेंस है। तो SO4 का सल्फेट आयन का चार्ज जो होता है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास -2। ठीक है, तो आयरन का चार्ज प्लस -2 चार्ज इसका, ये हो जाएगा मेरे पास न्यूट्रल 0। तो आयरन का चार्ज क्या हो जाएगा, उसको यहाँ भेजता हूँ मैं, आयरन का चार्ज हो जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पर आयरन का चार्ज +2 है। यहाँ पे देखते चार्ज का है आयरन का, यहाँ पे Fe2 है और SO4 3 है। ठीक है, तो जो आयरन का ट्वाइस चार्ज होगा ना यहाँ पर, क्योंकि आयरन 2 है तो उसका ट्वाइस होगा। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है मेरे पास, ये पूरी चीज़ न्यूट्रल है। तो जो इसका चार्ज होगा ना आयरन 2 का, वही चार्ज होगा SO4 3 का। तो मैं इसका चार्ज देख लेता हूँ। SO4 का होता है 2 -2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -2, न्यूट्रल है। 2Fe -6 = 0, Fe = 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया मेरे पास +3। Fe का चार्ज +2 से +3 हुआ है। ठीक है, Fe का चार्ज इंक्रीज हुआ है। ये चार्ज इंक्रीज होगा तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में।
जैसे हमारा सल्फ़र है हमारे पास, ठीक है। अब जो सल्फ़र है ना उसका चार्ज हमारे पास हर जगह पे सेम ही है, क्योंकि सल्फ़र हमारे पास ऐसा सल्फेट आयन मौजूद है SO4 की फॉर्म में। तो SO4 का चार्ज है उसमें सल्फ़र का ये चार्ज आएगा, यहाँ पर भी सेम चार्ज है सल्फ़र का, यहाँ भी SO4 ही है, तो सल्फ़र में कोई चेंज नहीं आया, सल्फ़र का चार्ज चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन की। यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज 0 है, 0 सी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन ये जो है ना, ये दिख रहा है ना आपको Cl2, ये मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है इसमें कोई आयोनिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें क्लोरीन का चार्ज नहीं है कोई। लेकिन जब क्लोरीन यहाँ पर जाएगा ना, है ना, तो यहाँ पर वो बन जाएगा HCl। अब क्लोरीन के पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है ना वो भी न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किया तो क्लोरीन पे आ जाएगा चार्ज। वो चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि क्लोरीन ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन कर लेगा, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुमार होता है ऑक्सीडेशन में, इसलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन को हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया इसमें डी, क्लोरीन। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास विच इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसमें मेरे पास लिखा हुआ है ग्लाइसरीन और हिस्टेटीन, और लिखा हुआ मेरे पास एलेनिन और फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ये आपके पास सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है। तो देखिए इस सवाल में आपके पास 4 जो है वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर ग्लाइसिन, ठीक है। हमारे पास है इधर एलेनिन, हिस्टेटीन, और हमारे पास है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। देखिए ये सारे जो है ना हमारे पास मोस्टली सिंपल होते हैं, सिवाय हिस्टेटीन के। हिस्टेटीन का मॉलिक्यूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ा होता है। बाकी ये 4-3 जो है ना हमारे पास थोड़े सिंपल होते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट हमारे पास एमाइनो एसिड है ना वो है ग्लाइसिन। इसका स्ट्रक्चर आपके पास तरीके का होता है, NH2 होता है, फिर सिंपल हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके आगे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। ये है हमारे पास ग्लाइसिन, ठीक है। एलेनिन भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। एलेनिन थोड़ा डिफरेंट है। एलेनिन में हमारे पास यहाँ पे एक H होता है, ठीक है। एलेनिन में ना यहाँ हमारे पास ब्रांच में ना एक CH3 बना हुआ होता है, और जो फिनाइल एलेनिन है ना उसमें यहाँ पे CH2 होता है, और ब्रांच में हमारे पास ना एक ये लगा होता है, बेंजीन रिंग लगा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इन तीनों के स्ट्रक्चर्स है। इनमें सबसे सिंपलेस्ट है ना हमारे पास वो ये वाला है हमारे पास ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया करेक्ट ए। यहाँ पर मेरे पास व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 ट्वाइस CHO CH3। ये बना के देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा हो तो बेहतर ये कि स्ट्रक्चर बना लें तो ये गलती ना हो उससे, ठीक है। तो मेरे पास हो गया इसमें CHO CH3 है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास CH3, फिर ये हो गया O, ठीक है, CH, और से मेरे पास लगे हुए हैं 2 CH3। ये थोड़ा क्लियरली बना लेता हूँ, ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो टाइपिंग की मिस्टेक है इसमें, चेक करने दें मुझे। ओके, इसका स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, ठीक है। इसमें ना अगर मैं लिख के देखूँ ना इसके स्ट्रक्चर को,
तो मेरे पास आ रहा है इसमें CH3 है और ये मेरे पास 2 है। उसके बाद मेरे पास CHO है और CH3 है। ठीक है, और जो ये 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो ये ब्रांचेस है। ठीक है, ये डिनोट करता है ब्रांच को। तो ये दो ब्रांच हो गई, और जो मेन चेन होगी ना मेरे पास, तो ये 2 ब्रांचेस हो गई ना, है ना। तो एक मेरे पास CH लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और फिर O लिखा हुआ है। अब CH के बाद अगर O लिखा हुआ है ना, तो उसका ये मतलब है कि ये O इस CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक CH3 ये वाला, और ये O इससे बॉन्ड बनाएगा, और ये O ने बॉन्ड बनाया हुआ इस CH से, और फिर ये 2 इसके साथ इस तरह लगे हुए ब्रांचेस के तौर पे। तो इसका जो IUPAC नेम है ना मेरे पास, सबसे पहले तो उसमें देख लें 3 कार्बन की चेन ये हो गई मेरे पास, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और फिर एक ये मेरे पास एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास प्रोपेन हो गया, ये मीथेन हो गया, उसके दरमियान एक O आया हुआ है। अब ऑप्शंस देखते हैं अपने। ऑप्शंस में हमारे पास है 2-methoxypropane, जो मीथेन है ना, वो प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। 2 का मतलब है दूसरा कार्बन पे लगा हुआ है। मेथॉक्सी, जो मेथ है ना, मेथ, इसका मतलब है CH3 एक कार्बन, और जो ऑक्सी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है ऑक्सीजन, यानी इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसके साथ प्रोपेन लिखा है, तो उसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीजन लगा हुआ है प्रोपेन पे, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी दूसरे कार्बन पे। तो जो करेक्ट आंसर है ना इसमें हमारे पास हो गया 2-methoxypropane। मिथॉक्सीप्रोपेन भी सही है, लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ किस कार्बन चेन पे लगा हुआ है, क्योंकि जो मेन चेन होती है ना, वो हम लिखते हैं एंड में लिखा है प्रोपेन। प्रोपेन के होते हैं 3 कार्बन, इसे मेंशन नहीं किया हुआ कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन में लिखा है प्रोपॉक्सीप्रोपेन, इससे हमारे पास क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास प्रोपेन जो है ना वो एक ही है, और प्रोपॉक्सी का मतलब है कि आपके पास 2-3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन की चेन एक ही है, तो प्रोपॉक्सीप्रोपेन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है 1-प्रोपॉक्सीमीथेन, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है ना वो प्रोपेन की है, तो जो मेन चेन होगी वो प्रोपेन की होगी हमारे पास। तो जो मीथेन है ना हमारे पास, वो हमारे पास एक साइड चेन होगी, दूसरी चेन होगी जो ऑक्सीजन के बाद लगी हुई है, तो जो इंपॉर्टेंस देंगे ना प्रोपेन को देंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास नायलॉन इस, ये हम कर चुके हैं पहले से। ठीक है, यहाँ पास पॉलीएमाइड होता है नायलॉन। ठीक है, लो IP यानी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ड्यू टू स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज एटॉमिक साइज, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ये हम कर चुके हैं पहले। विच एलिमेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? ड्यूटेरियम, सोडियम, O-2 और नन। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूटेरियम को सबको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम का जो एटम होता है ना, उसमें हमारे पास ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का वो है, आइसोटोप है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में हमारे पास होता है एक प्रोटॉन, अब होता है एक न्यूट्रॉन। नंबर सेम है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो ड्यूटेरियम नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट है मेरे पास सोडियम प्लस चार्ज। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सोडियम है प्लस चार्ज के साथ, चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, सोडियम का पहले देख लेते हैं। देखें सोडियम का, मेरे पास सोडियम जो है ना वो 1A ग्रुप का दूसरी एलिमेंट, यानी 1A ग्रुप का एलिमेंट है थर्ड पीरियड का। इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं कितने होंगे फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कर लेते हैं इसकी, सोडियम की। तो सोडियम में हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले तो 1S2, ठीक है, फिर 2S2, 2p6, हो जाएगा हमारे पास 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। सोडियम के पास होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, और तो उसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 11 हो गया, और इसका मास नंबर हमें याद 23 होता है।
ठीक है। अब जो 11 है ना आपके पास, ये इसका एटॉमिक नंबर, 23 मास नंबर है। नंबर न्यूट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास, नंबर न्यूट्रॉन्स होता है हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। 23 माइनस 11 होता है मेरे पास 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा इसमें 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा इसमें 11। नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है, करेक्ट आंसर हमारे पास सोडियम है, ठीक है। लास्ट में आपको ऑक्सीजन भी गिवन है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे हमें, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन होता है हमारे पास 1s2 2s2 और ये हो गया हमारे पास 2p4, ठीक है। 2p4 ये होता है हमारे पास 6a का, तो 2p4 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 1 2 3 4, 4 + 4 8, ठीक है। जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो 4 तो 8 होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। इसका मास हम जानते हैं 8 होता है, मास एटॉमिक क्या कहते हैं, मास नंबर इसका 8 होता है, ठीक है। अब 8 नहीं 16 होता है इसका मास नंबर, ठीक है। नंबर न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं, मास का माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास 16 - 8 यानी कि 8। अब देखिए नंबर न्यूट्रॉन भी इसमें 8 है, हमारा प्रोटॉन भी इसमें 8 है, तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर पर क्या है, सोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास है इफ H gains an electron, this property of H resembles with, H का इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी किसको रिजेंबल करती है। देखिए एल्कली मेटल्स जो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एल्कली मेटल्स तो नहीं हो सकते जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत लो होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो शेयरिंग करता है, वो करता है शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो कार्बन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई होती है, और उनकी वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है हैलोजन, ऑप्शन बी करेक्ट है। The molecular weight of a compound is 104, where the percentage of carbon is 34.62 and hydrogen is 4.08%, oxygen 62.3%. The formula of the compound, ठीक है। एटॉमिक वेट गिवन है 104, तो हमें क्या करना है, हमने इन सब का ना एटॉमिक वेट फाइंड करते हैं, जिसका 104 होगा वो मैच कर जाएगा हमसे, हमारे इस आइटम से, ठीक है। मेरे पास है सबसे पहले C3H4O4, तो C3 मेरे पास हो गया 12 × 3, जो कि होता है मेरे पास 36। नेक्स्ट ये है मेरे पास, नेक्स्ट इसमें H4 जो कि हो गया 4 1 सा 4 होता है। नेक्स्ट हो गया मेरे पास O4 जो कि हो गया मेरे पास 16 × 4, 16 4 होता है 64। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 + 4 होता है 10, 10 + 4 होता है 14, 1 ऊपर कैरी, 3 + 6 होता है 9, + 1 होता है 10, 104 AMU ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि मैं बाकी भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो कंफर्म हो जाए मुझे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मेरे पास गिवन है C2H4O2, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ। इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन का नंबर सेम है, ऑक्सीजन का भी कम है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर कम है तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये मेरे पास होगा लेस देन 104, ठीक है। ये होगा लेस देन 104, तो ये तो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे पास C2H4O4, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास इसमें कम है, तो इसका भी जो एटॉमिक मास होगा ना 104 से कम होगा, तो करेक्ट आंसर मेरे पास ये हो गया CH3 C3H4O4। उसमें परसेंटेज गिवन है, ठीक है।
तो परसेंटेज के मुताबिक भी हम काउंट कर लेते हैं कि कितना हमारे पास मास आएगा सबका। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका सिंपल है। फाइंड करना है परसेंटेज कार्बन की। अब टोटल जो मास है 104 है और कार्बन जो है मेरे पास 36 है, तो जो मेरे पास परसेंटेज होगी ना कार्बन की, है ना, परसेंटेज कार्बन की, वो मेरे पास जाहिर सी बात है हो जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 104। तो ये मैं चेक कर दूँ कैलकुलेटर में, जो कि मेरे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाय 104 कितना आता है मेरे पास, ये 36.4। ठीक है, 36.4। क्वेश्चन मेरे पास 34.6 है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास 34.6 ही लिखा है। ठीक है, तो कार्बन का तो सही हो गया। लेकिन मैं परसेंटेज कैलकुलेट से करूँ तो कभी ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दीज का, तो अगर हमने कैलकुलेशन में कोई गलती की हो ना, यानी अगर हमारी परसेंटेज इससे मैच ना कर रही हो, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो चेक कर लेते हैं हमारी परसेंटेज मैच कर रही है या फिर नहीं। हाइड्रोजन है 4.08। ठीक है, चलो हाइड्रोजन की भी कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मास हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, वो हमारे पास होगा 4। ठीक है, जो ये 3.84 4 मास रखा है मैंने, तो हाइड्रोजन का आ रहा है 3.84। अगर हाइड्रोजन का मास मैच नहीं कर रहा ना, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मेरे पास नन ऑफ दीज। नन ऑफ दी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो परसेंटेज की मैंने वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, सिमिलरली चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मेरे पास है इसमें 64 है, तो मैं पुट कर रहा हूँ 64। कितना आएगा मेरे पास 61.5, यहाँ क्या दिया हुआ 62.3। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मैच नहीं कर रहा, यानी कि करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड, जिसका होगा करेक्ट आंसर मेरे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था कि एटम्स के न्यूक्लियस में एक हैवी पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर सी है इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास when white light passes through prism, the light which suffers the least deviation has a wavelength। ये मेरे ख्याल से सवाल है फिजिक्स का, ये सवाल फिजिक्स का है। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम देख लेते हैं सवाल का जवाब क्या आएगा। वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से, और जो लीस्ट डिविएशन है ना हमारे पास, वो इसमें होगी वो लाइट जिसकी मेरे पास वेवलेंथ मिनिमम है। जो देखें, जब लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसमें डिविएशन ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेटर वेवलेंथ यानी ग्रेटर डिविएशन, ग्रेटर बेंडिंग। ठीक है, तो जिस लाइट की ये कह रहा है कि लीस्ट डिविएशन है, तो जिस लाइट की सबसे लीस्ट वेवलेंथ होगी उसकी डिविएशन लीस्ट होगी। करेक्ट आंसर में होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। व्हेन ईथाइन रिएक्ट्स विद वाटर द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट विल बी। ठीक है, ईथाइन को हम जानते हैं, ईथाइन होता है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे लिखा हुआ है जब ईथाइन वाटर से रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, इसका रिएक्शन करवा लेते हैं इसका पानी के साथ। C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O। ठीक है, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा मेरे पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दो बॉन्ड फॉर्म होंगे, दो बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक C पे दूसरा भी C पर। ये जो H2 ये ब्रेक होगा H और OH में, तो पहला जो रिजल्ट आएगा मेरे पास आएगा CH2, ये ब्रेक होगा मेरे पास H और OH में। ठीक है, जो H है ना फिट हो जाएगा यहाँ पर जाकर, CH2 हो जाएगा, जो दूसरा H फिट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जगह मेरे पास ये, उसमें लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है।
इसको मज़ीद रिएक्ट करवाएंगे। जब तक रिएक्शन कर सकते तब तक रिएक्शन करवाएंगे इसका। ठीक है, तो इसी को दोबारा पर ले लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये मेरे पास रिएक्ट करेगा दोबारा से पानी से। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा रिएक्शन होता है ना हमारे पास, है ना, तो जो हाइड्रोजन है ना ऐसे रिएक्शन में वो हमारे पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से मौजूद है वहाँ फिक्स होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, वो फिक्स होगा जाके इस जगह पे। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटाइज करेगा ना हाइड्रोजन, वो करेगा इस पोर्शन को, इस वाले को। हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच होगा हमारे पास। ठीक है, बल्कि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें एक और प्रोसेस होगा। ठीक है, इस चीज़ में इसको मैं खोल के मॉलिक्यूल बनाता हूँ उसका। ठीक है, इसमें प्रोसेस होगा रीअरेंजमेंट का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो ये ना इन इलेक्ट्रॉन्स को ना खींच लेगा अपनी तरफ। अब जब खींचेगा ना तो ये हाइड्रोजन जो है ना ये जाएगा फारिग, तो ये हाइड्रोजन अटैच जाएगा यहाँ पर। होगा ये कि ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा इस तरीके का। यहाँ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना वो आ जाएगा नीचे ऑक्सीजन के साथ। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दूँ ना तो ये इस तरीके का बनेगा, CH3COH। ये मेरे पास बन गया है एल्डिहाइड। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है ना इसमें, इस क्वेश्चन में मेरे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा मेरे पास इथेनॉल। इथेनॉल यानी ईथेन यानी 2 कार्बन की चेन, और जो आल लिखा है ना अगर ए है इसका मतलब होता है एल्डिहाइड, ये बनेगा इथेनॉल। ठीक है, ओके, अनीसा से एमसीक्यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब बाकी एमसीक्यूज हम कर लेते हैं ना, अभी IBS ग्रेड से कर लेते हैं ताकि ना आपकी थोड़ा ना प्रिपरेशन यहाँ से भी हो जाए। ठीक है, दोनों के पास पेपर्स के हैं तो ओवरऑल सेम होंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लें, वो हमारे पास जैसे ग्रुप डिक्रीज होता रहता है ना, तो ये हमारे पास होता रहता है डिक्रीज ग्रुप पे नीचे से नीचे जाने के साथ। इसी वजह से जो हमारे पास एलिमेंट्स से नीचे होते हैं ना, है ना, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी उनको जो आयोनाइज होने की एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो कम होती है। टॉप पे होता है हमारे पास लिथियम और बॉटम पे होता है हमारे पास सीजियम। ठीक है, सोडियम आ गया, फिर हमारे पास आ गया इसमें पोटेशियम, फिर आ गया रुबीडियम, फिर आ गया सीजियम। ठीक है, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती है, इसलिए होती है क्योंकि लिथियम में हमारे पास एटम का साइज छोटा होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के करीब होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन करीब होते हैं ना न्यूक्लियस के तो उसका पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करता है और उनको बाहर निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यानी उसको आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब एटम का साइज़ ज़्यादा होता है, जैसे सीजियम का साइज, एटम का साइज, सीजियम एटम का साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, वो जो अट्रैक्शन होती है ना उनमें वो बहुत ही उनके पास कलेक्ट बहुत कम होती है, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो होती है बहुत कम। इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास इसमें डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। फिर है HBr इज, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज कोवलेंट पोलर नॉन पोलर बोथ A and B।
करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है। कोवेलेंट होता है ये किसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होते, और पोलर इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं ब्रोमीन के आसपास, और जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास जमा होते हैं तो ब्रोमीन पे आ जाता है एक पार्शियल या के लिए एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ब्रोमीन के पास, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ये पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन जाता है पोलर, क्योंकि ब्रोमीन के पास है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन होता है पोलर, इससे बन जाती है पोलैरिटी, इसलिए होगा ये कोवेलेंट भी होगा पोलर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0.5 ml ऑफ 1 मोलर NaOH कंटेन्स NaOH, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें फाइंड करना है कितना नंबर कितना ग्राम्स है। ऑप्शन जो है ना हमारे पास दिया हुआ है ग्राम्स में, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास ग्राम्स, यानी कि फाइंड करना है मास, ठीक है। तो हम मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे मास में, पहले इसको यहाँ ले जाते हैं, तो मोल्स हो जाएंगे हमारे पास मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मास हमारे पास हो जाएगा, मोलैरिटी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, मोलैरिटी है हमारे पास 1 मोलर, ठीक है। वॉल्यूम है हमारे पास 0.5 मिलीलीटर, तो इसको हम चेंज कर देंगे 0.5 मिलीलीटर को, ठीक है। अगर ये मिलीलीटर है तो ये मेरे पास हो जाएगा ओके मिलीलीटर 0.5 ही रहेगा, मिलीलीटर 0.5 ही रहेगा, ठीक है। अगर लीटर को तो चेंज करेंगे, मिलीलीटर 0.5 ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि होता है 40, ठीक है। इसका आंसर में चेक कर लेते हैं, 1/0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये हो गया मेरे पास, ये तो 80 आ रहा है। अच्छा हमने गलती की है, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना हमारे पास वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाई मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। इसको वहाँ भेज देंगे, तो मास हमारे पास हो जाएगा, मोलैरिटी 1 है। अच्छा वॉल्यूम ना मेरे ख्याल से इसमें मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम इसमें चेंज होगा लीटर्स में, ठीक है। उसकी मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम से लीटर में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम में लीटर में इस्तेमाल होगा। मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास 40 होता है इसका, देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आ गया मेरे पास 0.02, यानी हो गया 0.02 ग्राम्स। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया यहाँ पे 0.02 ग्राम्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में इसने कहा है सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। दो एटम के दौरान जो सिंगुलर बॉन्ड होता है ना वो होता है सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो जो दूसरा और तीसरा है वो पाई बॉन्ड होगा। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास इस तरीके का, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं इसमें। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरे पास हो गए, सबसे पहले कार्बन के 6 बॉन्ड्स हो गए मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
फिर हो गया 6 बॉन्ड हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन के 6 बॉन्ड्स। कितना होगा मेरे पास बॉन्ड्स? हो गया मेरे पास 12। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मूला बना लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ब्यूटेन, इसमें लिखा हुआ है डाई मिथाइल। ठीक है, यानी कि इसमें 2 मिथाइल होंगे, ग्रुप लगे होंगे, और एक होगी 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन। तो बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले बनाएंगे 4 कार्बन की चेन। ठीक है, अब ये 4 कार्बन की चेन मैंने बना ली है ना, इस चेन में मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस देके बनाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो। ठीक है, इसे मुझे फिट करने हैं 2 मिथाइल। अब देखिए मिथाइल में यहाँ कॉर्नर में फिट नहीं कर सकता इसमें, अगर मैं कॉर्नर में फिट करूँगा ना तो ये बन जाएगी 5 कार्बन की चेन। तो इसलिए मुझे जो फिट करना है ना मिथाइल, वो 2 फिट करने, तो 2 मैं फिट करूँगा यहाँ पर, एक इस कार्बन में फिट करूँगा, दूसरा फिट कर दूँगा इस कार्बन पे। यहाँ पर भी कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो यहाँ फिट कर देंगे, दूसरा फिट कर देंगे यहाँ पर। अब उसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन पे लगे, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके 3 बॉन्ड खाली होंगे, वो बन जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, इसका एक बॉन्ड खाली होगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने, उसका एक बॉन्ड खाली है। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना, उसका 3 बॉन्ड खाली है। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना, उसका 3 बॉन्ड खाली होंगे। इस वाले के भी 3 बॉन्ड खाली होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ऑप्शंस देख लें क्या है हमारे पास। 14 है, 16 है, 10 है, 15 है। करेक्ट आंसर क्या है? 14 है। अच्छा, एक और बात, इसको बनाने का ना, स्ट्रक्चर को बनाने का एक और भी तरीका है। ठीक है, एक और तरीका स्ट्रक्चर को बनाने का ये है कि हम दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे, दोनों ब्रांचेस जो है एक ही कार्बन पे बना लें। ठीक है, वो बना के चेक कर लेते हैं। क्योंकि 4 कार्बन की चेन, एक ब्रांच मैंने कर ली यहाँ पे, एक ब्रांच हो गई यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वो चेन नहीं होते इसमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चेन बन सकती है, यहाँ पे चेन एक तो इस तरह बन सकती है, ये 4 कार्बन है, या फिर आप चेन बना सकते हैं इस तरीके से, इसमें भी 4 कार्बन है, या फिर चेन बन सकती है इस डायरेक्शन में ऐसे, इसमें भी 4 कार्बन है, या आप चेन यूँ बना सकते हैं, ये अभी 4 कार्बन है, तो मैक्सिमम कार्बन पे 4 है, ये कहलाएगी ब्यूटेन तभी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन 4 होंगे। यदि मैं हाइड्रोजन पुट कर लेता हूँ, इसकी एक वैलेंसी, इसकी कोई वैलेंसी खाली नहीं है, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी फुल है, इसलिए इसी कोई वैलेंसी खाली नहीं है, इस पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। इस पर हाइड्रोजन 3 होंगे, इस पर हाइड्रोजन 2 होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए ना इसके, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 3 होंगे। दोबारा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, और दोनों में ना बस दोनों ब्यूटेन ही बनाए जाएंगे, इससे भी मैक्सिमम कार्बन की चेन 4 है। ये तो 4 कार्बन ऐसे हो गए, फिर 4 कार्बन ऐसे हो जाएंगे, और 4 कार्बन हम ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह भी 4 कार्बन, इस तरह 4 कार्बन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 ही रहेंगे। ये ब्यूटेन ही है, दोनों डाईमिथाइल ब्यूटेन कहलाएंगे, और दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस में 14। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास विच इज पोजिशन आइसोमर। पोजिशन आइसोमर वो आइसोमर होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन, डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल और नन। देखिए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एन ब्यूटेन होती है स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। ठीक है, जैसे कि ये हो गई, अगर मैं ये बनाऊँ ना,
ये हो गई मेरे पास एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कैसी होती है, ये हो गई आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में क्या होता है, अगर 4 कार्बन है ना वो स्ट्रेट है तो ये होगी एन ब्यूटेन। अगर 4 कार्बन है यानी टोटल 4 है लेकिन में एक ब्रांच निकली हुई है तो ये कहलाएगी आइसोब्यूटेन। इन दोनों में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ये पोजीशन आइसोमर शुमार नहीं होता। नेक्स्ट है मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ये पोजीशन आइसोमर है क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो यहाँ पर लगा है दूसरे कार्बन पर, यहाँ लगा है पहले कार्बन पे। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारे पास पोजीशन आइसोमर। बाकी डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, लेकिन एक ईथर है और एक अल्कोहल है, इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसलिए ये पोजीशन आइसोमर शुमार नहीं होते। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें बी। 2 क्लोरोब्यूटेन में क्लोरीन यहाँ लगा होगा और 1 क्लोरोब्यूटेन में क्लोरीन लगा होगा यहाँ पे। क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट होने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है व्हाट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंबस्ट बेंजीन कंप्लीटली। ठीक है, इसके लिए फाइंड करना है कि बेंजीन कंबशन में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन की कंबशन कर रहे हैं हम तो C6H6, ठीक है, प्लस O2। कंबशन करें तो हम हीट ही प्रोवाइड करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह पर बन जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कार्बन 6 है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे मेरे पास 6। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास 6 है तो वाटर कितना बनेगा मेरे पास 6/2 यानी 3 वाटर बनेगा। चूँकि एक वाटर बनता है 2 हाइड्रोजन से तो यहाँ बनेगा वाटर मेरे पास 3। तो इतनी ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है इसके लिए, 6 2 12, 12 + 3 होता है मेरे पास 15 ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड है। तो एटम के उसके मॉलिक्यूल कितने हो गए, मॉलिक्यूल हो गए मेरे पास 15/2। ठीक है, अगर हम टोटल बैलेंस करें इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी 2C6H6 + 15O2 हो जाएगी कंबशन। ठीक है, 12CO2 + 6H2O क्योंकि मेरे पास इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंबस्ट बेंजीन कंप्लीटली। अब देखें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1 है ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा 15/2, तो 15/2 होता है मेरे पास 7.5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया इसमें 7.5 बी। फिर मैं 15 का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है क्योंकि इसमें हमें बताया गया है, बल्कि बताया नहीं गया, हमें अज्यूम करना है कि हम बेंजीन जो यूज़ कर रहे हैं वो 1 मोल कर रहे हैं। ठीक है, तभी हम ऑप्शन 15 पर दिया गया, तभी हमें ऑप्शन दिया गया 7.5 का। नेक्स्ट है मेरे पास एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1 विच वन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, 4th पीरियड ये तो करेक्ट है क्योंकि 4 लिखा हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 4, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है इसमें। और एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ 1, ये इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर ऑफ पीरियड को, ये क्या है नंबर ऑफ शेल को, कि इलेक्ट्रॉन के शेल में वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो होता है मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड। चौथे शेल पर है, इलेक्ट्रॉन चौथे में होगा। अगर 4th पीरियड है तो इलेक्ट्रॉन होगा चौथे शेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 करेक्ट है। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होता है। तो अगर 4 में से 1 कम कर दूँ, 4 - 1 कर दूँ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होना चाहिए 3।
लेकिन दिया हुआ इसमें 1, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। ऐसे ही मतलब क्वांटम नंबर होगा इसमें 3। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट हैज फंक्शनल ग्रुप कीटोन, एल्डिहाइड, बोथ या फिर नन। देखिए कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पाए जाते हैं 2, कीटोन भी होता है, ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड भी होता है, हमारे पास इसके अलावा इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे मेरे पास वो हो गया यहाँ पे ऑप्शन किधर है, ये रहा। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें, चेक कर लेते कहाँ पर है, ये रहा, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा मुझे याद है एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर जो है ना वो इसमें 1 ही होगा। ठीक है, जो अगर रिप्रेजेंट करता है ना ये पी ऑर्बिटल को, तो पी ऑर्बिटल का होता है 1। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा हमारे पास डी, नैनो। करेक्ट आंसर नैनो होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि पीरियड इसका 4 ही है और पेंसिल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल्स को, तो वो तो 4 है। एलिमेंटल क्वांटम नंबर पी ऑर्बिटल का 1 होता है, इसलिए वो सेम रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन 8 में ना आपका करेक्ट आंसर वो डन होगा, टी। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर विटामिन, प्रोटीन, लिक्विड या फैट। देखिए एंजाइम्स हमारे पास एसेंशियली जो है ना वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसमें सी। C5H10O is the molecular formula of cyclopentane, 2-pentene, none या both। C5H10O ये बना के देख लेते हैं। ठीक है, अगर साइक्लो है तो मैं साइक्लिक बना लेता हूँ उसको, थोड़ा डिटेल बनाते हैं डिस्टेंस करके। ठीक है, ठीक है, H10 है तो सब पे अटैच कर लेते हैं 2H। साइक्लो पेंटीन है ना, तो H सब पे अटैच कर लेते हैं 2। अब 2H अटैच करने के बाद मेरे पास ऑक्सीजन की जगह नहीं बचती यहाँ पर। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी तो फुल है। अब अगर मैं ऑक्सीजन की जगह निकालूँ तो इस तरह निकल जाएगी मेरे पास। इस पे ना मैं लगा लेता हूँ एक बॉन्ड और अटैच कर लेता हूँ उसमें OH। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया साइक्लोपेंटीन एल्कोहल, साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, ऑप्शन से मेरे पास गिवन है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन तो ये नहीं है क्योंकि उसमें OH आ गया है। 2-पेंटीन भी नहीं है, पेंटीन के लिए इसमें वो होने की ज़रूरत है, डबल बॉन्डिंग नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे भी पेंटीन जो है ना वो मेरे पास O नहीं आएगा इसमें कहीं, पेंटीन में O नहीं आता। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रेट चेन बनाऊँ ना, अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन बनाऊँ, मैंने साइक्लो बनाया ना, अगर मैं इसको बनाऊँ स्ट्रेट चेन तो वो इस तरह का बनेगा। तो बन गया स्ट्रेट चेन और इसमें O की जगह नहीं बची है। अगर मैं O की जगह बनाऊंगा तो ये पेंटीन नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है ना इसमें मेरे पास वो हो जाएगा नन। तो ये होना साइक्लोपेंटेन का भी नहीं है और ये 2-पेंटीन का भी नहीं है क्योंकि इसमें O आ रहा है। लेकिन अगर O एक प्रिंटिंग मिस्टेक है ना तो फिर ये साइक्लोपेंटीन भी कह सकते हैं इसको, और इसको पेंटीन नहीं कह सकते। अगर O एक प्रिंटिंग मिस्टेक है तो करेक्ट आंसर बहुत हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर O प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ये
तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 2 grams of diatomic gas occupies volume 44 dm³ by STP. Find the atomic weight for 20 grams at STP. Find the atomic weight, यानी फाइंड करना मुझे इसका एटॉमिक मास इस गैस का। ठीक है, अब ये कह रहा है एट एस टी पी 44 dm³ है। इसका मतलब है जो 44 dm³ गिवन है ना, वो इस गैस की मोलर वॉल्यूम गिवन है। और मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, मोलर वॉल्यूम होती है V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4। अब फाइंड करना है मुझे इसमें गैस का एटॉमिक वेट, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में मल्टीप्लाई बाई 22.4। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है ना मुझे, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 22.4। मास क्या है इस गैस का, इस गैस का मास जो मुझे गिवन है ना इस क्वेश्चन में, वो होगा 20 ग्राम। तो लिख दिया मैंने 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा इसकी 44 मल्टीप्लाई बाय 22.4। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास इसका। ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आ रहा है इसमें 10.18 इसका। ठीक है, मैं राउंड ऑफ करके 10 लिख देता हूँ। तो करेक्ट आंसर से मेरे पास हो गया, एटॉमिक वेट हो गया 10 ग्राम इसका, 10 ग्राम करेक्ट आंसर हो गया 10 ग्राम। नेक्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट SN1 SN3 E1 या फिर बोथ A एंड C। ठीक है, देख लेते हैं इसका। देखिए इससे मेरे पास जो चीज़ गिवन है ना, वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है ना, तो उसका मतलब है कि वो डिसोसिएट नेचुरली नहीं होगा। अगर वो नेचुरली डिसोसिएट नहीं होगा ना, तो हमें उसको ऐसा बनाना होगा कि वो रिएक्शन कर सके। अब जो हमारे पास चीज़ें नेचुरल डिसोसिएट नहीं होती ना, उनको हमें एक्स्ट्रा रिएक्टर बनाने के लिए किसी तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। ठीक है, अगर हम उनका इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, तो वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास होती है ना स्पीशीज़, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास E1, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट देगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल डिसोसिएट नहीं होगा, उसको हमें आर्टिफिशियली रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, वो बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट आंसर होगा इसमें C E1। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ R इज R यानी रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक यानी कि वो रिएक्शन में हीट हमारे पास एग्जिट रिलीज होती है। तो रिएक्टेंट का जो हीट कंटेंट है वो प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा। देखिए अगर रिएक्टेंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना प्रोडक्ट के बाद, यानी अगर रिएक्शन के बाद हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यहाँ हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए रिएक्टेंट के पास हीट नहीं है, प्रोडक्ट के पास हीट है। वो जो हीट कंटेंट और रिएक्टेड है ना, वो प्रोडक्ट निकालने में होगा कम। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें ऑप्शन बी, लेस देन, यानी लेस देन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो 50 dm³ in 5 minutes, 11 dm³ in 1 minute, 20 dm³ in 4 minute या फिर नन। सिंपल इस रेशियो की बात है तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 50/5 होता है 10, ठीक है, 11/1 होता है हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक, 11/1 तो 11 होगा, ठीक है। और 20/4 जो है ना मेरे पास, अगर फ्लो रेट की बात करें, फ्लो रेट है ये, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो। जब रेट की बात करें डिवाइड करते हैं टाइम से, ठीक है, एस्टिमेट डिवाइड करो टाइम से। 20/4 होता है 5, तो ग्रेटेस्ट फ्लो रेट किसका हो गया मेरे पास
सी का 20 TMQ में 4 मिनट्स। ठीक है, बल्कि अगर ग्रेटेस्ट फ्लो रेट की बात करें तो ग्रेटेस्ट फ्लो रेट होगा बी का। इसमें ग्रेटेस्ट फ्लो रेट है ना, तो वो हो जाएगा बी का 11 DMQ 1 मिनट। ग्रेटेस्ट फ्लो रेट है बी का इसमें। ठीक है, और एफ form substance A, B, B, C, C, A, C and A, D have bond energies AB equal to 241 kilojoule per mole, BC equal to 341 kilojoule per mole, AC 441 kilojoule per mole, AD 541 kilojoule per mole। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सवाल आ गया है। Which has least bond energy, least bond length। अच्छा, मेरे ख्याल सवाल ये है, ये इन्होंने बस डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सवाल ये है बस, विच हैज़ द लीस्ट बॉन्ड लेंथ, ए बी, ए डी, बी सी, ए डी एंड बी सी। देखें, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें ना, तो इन दोनों का होता है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ है ना, उसका होता है इनवर्स रिलेशन बॉन्ड एनर्जी के साथ। तो अगर हमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है ना, तो उसका मतलब है कि जो लीस्ट बॉन्ड लेंथ है ना, वो होगी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी की। करेक्ट आंसर होगा इसमें ए डी 541। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, इन स्टेनलेस स्टील सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, स्टेनलेस स्टील में सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है ना, वो एक एलॉय होता है जिसमें मेरे पास मेजॉरिटी होता है आयरन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है ना, उसकी जो कॉम्पोजिशन है ना, उसमें मेरे पास मेजॉरिटी होती है आयरन की। ठीक है, फिर जो सेकंड हाईएस्ट होता है ना मेरे पास स्टेनलेस स्टील में, वो होता है मेरे पास क्रोमियम। जो थर्ड हाईएस्ट है वो होता है मेरे पास निकल। ठीक है, और जो बिल्कुल कम अमाउंट में होता है, जो बिल्कुल समझे बहुत ही लो अमाउंट में होता है ना मेरे पास, है ना, वो एक तो मेरे पास हो गया मोलिब्डेनम। ठीक है, और इससे भी कम अमाउंट में होता है मेरे पास कार्बन। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो तो होगी कार्बन की, वो होगी उसकी आयरन की। तो उसके पास सेकंड है ना, वो हो गई क्रोमियम की। और जो क्रोमियम और निकल है ना, ये मोस्टली ना हमारे पास यानी ऑक्सीडेट करते रहते हैं। यानी कुछ जगहों पे ना क्रोमियम ज़्यादा, कुछ जगह पे क्रोमियम ज़्यादा होता है और कुछ जगहों पे निकल ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टेनलेस स्टील की टाइप्स है ना, उसमें हमारे पास जो ज़्यादा होता है ना, वो क्रोमियम होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड हाईएस्ट चीज़ है ना हमारे पास, वो हो गई क्रोमियम। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, क्रोमियम। विच इज लाइटर देन द रेस्ट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नन। ठीक है, इसमें लाइटर देन रेस्ट का मतलब है सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है इसमें, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम is taken in magnetic field, some new lines are created, this is called। ठीक है, देखिए जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना हाइड्रोजन एटम का, तो उसमें ना आपके पास कभी बहुत सारी ना स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ना उन स्पेक्ट्रल लाइंस को कंपोनेंट से ब्रेक कर देती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक लाइन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है कुछ मल्टीपल 3-4 डिफरेंट लाइंस में। इस चीज़ को ना हम नाम देते हैं ज़ीमैन इफेक्ट।
करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका बी, ऑप्शन बी इज हीमन इफेक्ट। टिन क्लोराइड हैव द शेप, ठीक है, टिन क्लोराइड एक तो हो गया पास टिन, उसमें लगे हुए 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है, कोई भी इसमें बॉन्ड उसका मसला नहीं है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ना इससे मेरे पास हो जाएगा प्लेनर, ठीक है, ये फ्लैट शेप है तो प्लेनर हो जाएगा इसका मेरे पास, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि टिन है ना, इसमें हमारे पास होते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से इसका जो शेप है ना वो हमारे पास लीनियर नहीं बनता, बल्कि वो हमारे पास बन जाता है ट्राइगोनल, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है ना इसमें मेरे पास वो होगा ऑप्शन ए, ट्राइगोनल शेप, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। देखिए करेक्ट जो आंसर है ना इसमें वो होगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन, और वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है, उनमें से एक चीज़ जो है ना वो होती है मेरे पास वॉल्यूम, वो स्लाइटली इफेक्ट करता है लेकिन करता है, इसी वजह से ये जो तीन है ना जो बेस करते हैं वॉल्यूम पे, मोलैरिटी और ये नॉर्मैलिटी, ये डिपेंड करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मैं इंडिपेंडेंट चाहिए तो वो होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बल्कि अगर देखा जाए ना तो जो मोलैलिटी है ना वो डिपेंड करती है मास पे, वॉल्यूम पर नहीं करती, तो करेक्ट आंसर है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों है, ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय 98 grams of sulfuric acid in sufficient water to make 50 ml of solution is, ओके, मास की मैंने हमें वो सल्फ्यूरिक एसिड बताया हुआ है, तो हमें बताया कि इसका फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे वहाँ से, और वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं फाइंड, मोलैरिटी हो जाएगी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल्स होता है मेरे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम। अब मास जो है ना मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है मेरे पास 98 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं हम लोग H2SO4 का, H2 का तो पता है मैं 2 होगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 16 है, 64 34, 64 64, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 98 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है पास 1/500 ml है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 लीटर्स, क्योंकि मोलैरिटी हम करते हैं लीटर्स में, ये कैंसिल हो गया मेरे पास 0.5 डिवाइड में, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन सी 2 मोलर। यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। अब यहीं तक रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तैयारी करते हैं अपनी, टेस्ट आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, मई में राउंड 1 होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा है आपका टेस्ट नहीं हो सका तो राउंड 2 में आप बेहतर इंशाल्लाह कर लीजिएगा अपना, ठीक है। अगर राउंड 1 अच्छा हो जाता है फिर भी आपको राउंड 2 देना चाहिए, ताकि ना आपको कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि फिर आपको हो सकता है अपने पसंद की फील्ड ना मिल सके, इसीलिए ना कोशिश करें कि अगर राउंड 1 आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो उसके बाद राउंड 2 भी ज़रूर करें, ताकि अगर चांस है ना आपका इंक्रीज़ होने का तो वो इंक्रीज़ हो सकता है आपका, ठीक है। और फिर बस कुछ माइन्यूट परसेंटेज से आपकी फील्ड मिस नहीं होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।